क्या मुहर्रिकात थे जिनकी वजह से ये मायदा जो है वो अमल पजीर हुआ, इसके ऊपर हम बात करेंगे। और इसके साथ साथ हम ये भी सवाल जो है उसको जानने की कोशिश करेंगे अपने पैनलिस्ट से कि क्या इस तरह के मायदे तो पहले माजी में भी हुए हैं, कोई पहला तो नहीं है, मेरे ख्याल से तीसरा या चौथा एक मायदा हो रहा है रियासत के साथ, और उसके बावजूद जो है ये इस तरह के जत्थे जो हैं या गिरोह जो हैं वो दोबारा सड़कों पे आ जाते हैं अपनी बात मनवाने के लिए। तो क्या इस बार ये मायदा जो होगा ये कोई फाइनल होगा और इसके बाद अमन शांति होगी? तारीख तो हमें कुछ और बताती है। हमारे साथ मौजूद हैं मुजम्मिल सुहरवर्दी साहब, अंबर शमसी साहिबा और मुर्तजा सोलंकी साहब। गुफ्तगू का आगाज करते हैं। जी मुजम्मिल साहब, आप बताइए नई इतलात क्या है वजीराबाद, लाहौर, रावलपिंडी और इस्लामाबाद से? वजीराबाद की इतलात तो ये है कि वो एक बहुत बड़े हामिद नासिर चट्टा पार्क है वजीराबाद का, बिल्कुल जीटी रोड के साथ, उसमें बैठे हैं। वहां उन्होंने टेंट शेंट लगा लिए हैं, लंगर शंगर शुरू हो गए हैं और अपने माइक साउंड सिस्टम भी उन्होंने वहां लगा लिया है। और मुफ्ती मुनीब साहब ने भी आज वहां खिताब किया और जो जो रिहा हो के उनके लोग आ रहे हैं वो सीधा वजीराबाद पहुंचते हैं और स्टेज से ऐलान होता है कि आप मुफ्ती साहब ये भी रिहा हो गए, मुफ्ती साहब ये भी रिहा हो गए, और हमारे तक पहुंच के फिर एक जश्न मनाया जाता है, फिर तालियां बजाई जाती हैं, फिर कहा जाता है कि हम यहाँ बैठे हैं जब तक मुतालबात पूरे नहीं हुए। हमने जीटी रोड खाली कर दी है, हम हामिद नासिर चट्टा पार्क वजीराबाद में बैठे हैं, घर नहीं जाएगा कोई भी। या मुतालबात पूरे होंगे तो घर जाएंगे, नहीं तो इस्लामाबाद की तरफ जाएंगे। तो इसलिए ये जो लोग ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई ऐसी अंडरस्टैंडिंग हुई है कि वो दोबारा ऐसा नहीं करेंगे, वो तो भाई अभी भी इकट्ठे होकर बैठे हैं और वो कह रहे हैं कि हम चौकीदारी कर रहे हैं, अगर हमारी बात आपने पूरी ना की तो हम इस्लामाबाद की तरफ चल पड़ेंगे। और रुक तो वो मरीदके में भी गए थे 2 दिन के लिए, हॉल्ट किया था उन्होंने कि आप मुज़ाकरात हो रहे हैं, हमारी बात मान लें। तो 2 दिन बाद जब आपने नहीं मानी थी तो मुरीदके से भी आगे चल पड़े थे। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि एक तो जो लोग ये कह रहे हैं कि जी उनसे ऐसी कोई गारंटी मिल गई है कि वो दोबारा ऐसा नहीं करेंगे, तो जो हमारी बात हो रही है, जो सोशल मीडिया से सुबह देख रहे हैं, और जो वजीराबाद की पोजीशन है, वो तो अभी भी इकट्ठे हैं और जत्थे की सूरत में बैठे हैं, लश्कर की सूरत में बैठे हैं। तो कोई हुकूमत उन्हें डिस्पर्स कराने में तो कामयाब नहीं हुई है। सिर्फ जीटी रोड से उठा के एक पार्क में वो बैठ गए हैं आराम से। मुरीदके में भी उन्होंने जीटी रोड की एक साइड खाली कर दी थी कि 2 दिन ट्रैफिक चलती रहे, और वो एक साइड पे बैठे हुए थे 2 दिन। तो ये उनका स्टाइल है, जब उन्होंने कहीं पड़ाव डालना है तो फिर पूरी रोड तो नहीं बनती, बल्कि गवर्नमेंट ने रुकावटें हटानी शुरू कर दी हैं और सड़कें खोल दी हैं। स्टीयरिंग कमेटी का लाहौर में भी इजलास हुआ है, अली मोहम्मद खान साहब लाहौर पहुंच गए थे, सुबह इस्लामाबाद में भी हुआ था। 2 इजलास हुए हैं उस स्टीयरिंग कमेटी के जो बनाई गई है, और दोनों इजलासों में जो है वो मुआहदे की पेशरफ्त के लिए मुफ्ती मुनीब साहब भी मौजूद थे और साथ साथ लोग रिहा भी हो रहे हैं और वो उनकी रिहाई का ऐलान भी कर रहे हैं। 4th शेड्यूल से, चूंकि जो लाहौर में इजलास था, उनके लोगों को असल मसला जिस पे सारी लड़ाई है, उनके को 700 लोग 4th शेड्यूल में है और वो उनको 4th शेड्यूल से होम डिपार्टमेंट निकालेगा। पंजाब गवर्नमेंट ने निकालना है, वो फेडरल गवर्नमेंट ने नहीं निकालना, वो पंजाब गवर्नमेंट ने निकालना है। इसीलिए शाम को 4 बजे स्टीयरिंग कमेटी का लाहौर में इजलास हुआ। अली मोहम्मद खान साहब और मुफ्ती मुनीब साहब उसमें मौजूद थे, उसमें लिस्टें एक्सचेंज हुई हैं और 4th शेड्यूल से निकालने का अमल शुरू किया है। वो 1 दिन में हो जाए, 2 दिन में हो जाए, और वो लोग वजीराबाद बैठे हैं। बाकी रह जाएगी साद रिजवी साहब की रिहाई। तो साद रिजवी साहब के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट का सिंगल बेंच उनके हक में फैसला दे चुका है। ये उनकी जो डिटेंशन है एमपीओ के तहत वो अब मजीद नहीं हो सकती। गवर्नमेंट बहुत ज्यादा अरसे तक तो किसी को 16 एमपीओ में डिटेन नहीं रख सकती ना। बिलाखिर आपको कोई केस, कोई चीज, कोई रेफरेंस उनके बारे में लाना है जिसके तहत उनको ट्रायल होना है। नक्शे अमन में तो आप किसी को एक हद तक ही रख सकते हैं। और हमने हाफिज सईद साहब के केस में भी ये देखा था कि जब यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशन के बाद उन्हें एमपीओ में गिरफ्तार किया गया था, तो तीसरी बार की बाद लाहौर हाई कोर्ट ने उन्हें रिहा कर दिया था कि अगर आपके पास कोई केस है तो केस चला लेंगे, एमपीओ में आप किसी को ताहयात तो अंदर नहीं रख सकते कि डिप्टी कमिश्नर या होम डिपार्टमेंट हर 60 दिन बाद एक नोटिफिकेशन कर दे कि नक्शे अमन का खतरा है, लिहाजा इस बंदे को अंदर रखा जाए। अगर कोई उसके ऊपर जुर्म है तो उसका केस चला लें, वरना आपको उसे छोड़ना पड़ता है। इस बारे में हाई कोर्ट के मुतअद्दिद फैसले हैं। इस बारे में भी इस बार भी फैसला हो गया था 24, उसके बाद डीबी में केस चला गया क्योंकि गवर्नमेंट ने अपील कर दी
24 को गवर्नमेंट पेश नहीं हुई पूरा रिकॉर्ड लेकर। अब लाहौर हाई कोर्ट ने जिस डीबी ने वो केस सुनना है वो डीबी कॉन्स्टिट्यूट नहीं की हुई, इसलिए वो 24 के बाद दोबारा नहीं लग सका। तो उम्मीद है कि इसके मंदरजात में ये भी शामिल है कि वो डीबी कॉन्स्टिट्यूट कर देंगे चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट, और उसके बाद वो केस लग जाएगा और वो अदालत से ही रिहा हो जाएंगे, जो सब कह रहे हैं कि वो अदालत से रिहा होंगे। तो कुछ काम एग्जीक्यूटिव ने करने हैं, कुछ कोर्ट्स ने मुज़म्मिल साहब, करने हैं। ये बताएं कि फ्रांस के सफीर को निकालने से ये रिपोर्ट्स आई थी कि जी वो दस्तबरदार हो गए हैं टीएलपी वाले, क्या ये नहीं, दुरुस्त है? वो कहते हैं कि हमारा फ्रांस के सफीर निकालने के हवाले से खादिम रिजवी साहब एक मुआहदा कर गए थे। हम अब जो हमारे बुजुर्ग मुआहदा कर गए हैं, हम उस मुआहदे को नहीं छेड़ सकते। वो मुआहदा ये है कि ये करारदाद कौमी असेंबली में पेश होगी, उस पर वोटिंग होगी, जो भी वोटिंग होगी वो तहरीक लब्बैक को भी कबूल होगी, ठीक है ना? सिर्फ उस मुआहदा ये है कि फ्रांस को सफीर को निकालने की करारदाद कौमी असेंबली में पेश की जाए, ठीक है? अब वो कहते हैं कि अगर पाकिस्तान के अरकान कौमी असेंबली में इतनी जुर्रत और इतनी बहादुरी है, तो वो वोट डालकर कहें कि नहीं, फ्रांस के सफीर को नहीं निकालना चाहिए, किसी ने रोका है? बिल्कुल 100% अरकान खड़े होकर कहते हैं कि हमने नहीं निकालना। इसमें रुकावट क्या है? स्पीकर असद कैसर जो थे वो इसीलिए थे कि इस करारदाद को पेश किया जाए और बेशक आप कौमी असेंबली से रिजेक्ट करा दें, क्योंकि मुआहदा को फ्रांस के सफीर को निकालने का नहीं है। फ्रांस को सफीर को निकालने के लिए करारदाद कौमी असेंबली में पेश होनी है, उस पर राय शुमारी होनी है। वो कहते हैं कि जी हम देख लेंगे कि किस किस ने फ्रांस के हक में वोट डाला है और किस किस ने तौहीन रिसालत के हक में वोट डाला है। जो तौहीन रिसालत के हक में वोट डालेंगे वो एक तरफ हो जाएंगे, जो फ्रांस के हक में वोट डालेंगे वो एक तरफ हो जाएंगे। ठीक इसमें कोई बड़ा मसला तो है ही नहीं। ठीक ठीक। हाँ, तो और इसलिए वो दूसरी बात ये भी आ रही है कि उनके खिलाफ मुकदमे जो हैं, आज ये भी अभी हेडलाइन थी कि वो मुकदमे उनके खिलाफ दर्ज हो रहे हैं। वो तो साद रिजवी, अनस वो तो रिजवी। साद रिजवी तो अंदर है, और अगर अब आप लाउड स्पीकर एक्ट का मुकदमा साद रिजवी पे करेंगे तो फजूल ही बात है ना। उसने लाउड स्पीकर एक्ट की क्या खिलाफ वर्जी की है? या वजीराबाद में अगर आपने दफा 144 लगाई हुई है और मॉब है, ये मुकदमे हर सियासी जमात पर होते हैं, और आपको पता है इन मुकदमात में अदालतें सुबह सुबह ही जमानत दे देती हैं, और जो सियासी कारकुन रहे हैं, जो लोग रहे हैं, वो इन मुकदमात को बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। ये कोई मुकदमात हैं कि आपने, मेरा मतलब है कि 144 की खिलाफ वर्जी की, लाउड स्पीकर एक्ट की खिलाफ वर्जी की। अभी ये बताएं कि उन पुलिस ने जो के लोग जो शहीद हुए हैं, उनका 302 का पर्चा क्या किस पर दर्ज किया गया? हाँ, वो देखा ना, वो अगर तो वो साद रिजवी पे 302 लगा दी है, तो फिर तो आप मुझे बताएं कि जी देखें, अनस पे, साद पे, मुफ्ती मुनीब पे और सारे वो जो लोग रिहा हुए हैं उन पर 302 लग गई है। कि अगर सानिया मॉल टाउन में लग सकती है तो यहाँ भी लग सकती है 302। उन पर तो नहीं लगी ना। अगर अब आप मुझे लाउड स्पीकर एक्ट के मुकदमात की हेडलाइन बना के दिखाना चाहते हैं तो उन्हें समझ है कि इसकी सुबह ही जमानत हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। तो चलिए अंबर, आपकी तरफ बढ़ते हैं। आप इस्लामाबाद से, और आप क्या आप देख रही हैं जो ये जो नए हाँ, ये केसेस जरूर का? है कि मीडिया पे बहुत दबाव है कि इस बारे में मुस्बत रिपोर्टिंग करें, और जो मजीद तफसीलात, वो जो मीटिंग हुई है जिसमें जो DGISI ने ली है मीडिया मालकान की, उसमें बाद में एंकर्स भी आए हैं और उनको भी शामिल किया गया है। उसकी जो मजीद डिटेल्स हैं उसमें यही है कि पहले DGISI ने कहा, बात की कि जी इसमें ये हम नहीं करा रहे, और ये इसका नोटिफिकेशन से कोई ताल्लुक नहीं, और ये तासुर जो मीडिया में है ये गलत है। फिर उसके बाद फवाद चौधरी साहब ने वहां बात की। उस वक्त जब उन्होंने बात की तो फिर जनरल फैज उनके साथ बैठे नहीं, वो उठ के चले गए, और उस कमरे में फिर से फवाद चौधरी साहब और दूसरे वुज़रा थे, लेकिन जनरल फैज फवाद चौधरी के साथ बैठे नहीं, वो अपनी बात करके निकल गए।